नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की और मैं दीप्ति हाजिर हूं उत्तर प्रदेश से जुड़ी दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली खबर से। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद जहां एक तरफ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी नई सूची जारी करने की मांग को लेकर बेसिक शिक्षा निदेशालय में बैठ गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने धरना देना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें नौकरी मिली है, किसी की खैरात पर नहीं। बेसिक शिक्षा निदेशालय में यह दोनों गुट धरना दे रहे हैं और इस बीच निदेशालय के दोनों गेट बंद किए गए। दोनों वर्ग के अभ्यर्थी आमने सामने हैं, पुलिस बीच में बैठी है। किसी भी प्रकार के टकराव को रोकने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में महिला शक्ति शामिल होने के लिए बेताब है। सिपाही बनकर खाकी पहनने के लिए 15 लाख महिलाओं ने रुचि दिखाई, जिनमें से करीब 12,000 का चयन होना है। इसके साथ ही यूपी पुलिस में महिलाओं की संख्या तकरीबन 50,000 हो जाएगी। इस भर्ती के बाद प्रदेश पुलिस में महिलाओं की 20% दावेदारी भी पूरी हो जाएगी। बता दें कि प्रदेश पुलिस में वर्तमान में करीब 37,000 महिलाएं कार्यरत है, जिसमें से 35,000 नागरिक पुलिस में हैं। पुलिस भर्ती बोर्ड को सिपाही सीधी भर्ती के लिए करीब 48 लाख आवेदन मिले हैं। सिपाही के एक पद के लिए करीब 83 दावेदार हैं। प्रादेशिक सेना के 75 साल पूरे होने के मौके पर सियाचिन से इंदिरा पॉइंट तक 21 जवान 5500 किलोमीटर लंबी साइकिल यात्रा पर निकले हैं, जो 23 अगस्त को 801 TA यूपी के आगरा किला यूनिट पर आएंगे। यहाँ प्रादेशिक सेना की कमान अधिकारी सैन्य अधिकारियों के साथ साइकिल यात्रा पर आ रहे जवानों का स्वागत करेंगे। अगले दिन 24 अगस्त को आगरा किले के अमर सिंह गेट से साइकिल यात्रा को ग्वालियर के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। बता दें कि 9 अक्टूबर 1949 को प्रादेशिक सेना की स्थापना की गई थी। 75 साल पूरे होने के मौके पर प्रादेशिक सेना के 21 जवानों को 30 जुलाई को सियाचिन बेस कैंप से हरी झंडी दिखाकर साइकिल से रवाना किया गया था। वह पूरे देश में 5500 किलोमीटर साइकिल चलाकर चेन्नई तक जाएंगे, जहां से टीम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए रवाना होगी। संविदा कर्मचारियों ने 22 अगस्त को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास का घेराव किया। सड़क पर उतरे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने स्थायी नौकरी की मांग की है। उनका कहना है कि कोविड महामारी में उन लोगों ने जान जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा की और अब उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। कहीं समायोजित भी नहीं किया जा रहा है। सेवा विस्तार की मांग के समर्थन में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी गुरुवार सुबह करीब 8 बजे डिप्टी सीएम के आवास के बाहर पहुंचे और प्रदर्शन शुरू कर दिया। इन कर्मचारियों के साथ ही NHM के 17,000 संविदा भर्ती वेटिंग को लेकर भी अभ्यर्थी प्रदर्शन करने पहुंचे और घेराव किया। डिप्टी सीएम के आवास के बाहर जाने के बाद ही इन कर्मचारियों को करीब 11:15 बजे पुलिस बसों में भरकर इको गार्डन पार्क ले गए। वहां इन कोविड काल के कर्मचारियों ने आंदोलन जारी रखा। राज्य सरकार बड़े शहरों में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मशीनों का सहारा लेने जा रही है। मशीनों से प्रमुख बाजारों के मुख्य मार्गों में सफाई कराई जाएगी। उच्च स्तर पर इसको लेकर सहमति बन गई है। पहले चरण में यूपी के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों जैसे लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद और मेरठ में यह काम कराया जाएगा। इसके लिए नगर निगमों को मशीन खरीदने के लिए पैसे भी दिए जाएंगे। केंद्र सरकार वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए विशेष उपाय करा रही है और इसके लिए राज्य सरकारों को पैसे दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को इसमें लिया गया है। इन शहरों में सफाई व्यवस्था के साथ ही वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए मशीनें खरीदने का पैसा दिया जा रहा है। रुक करते अगली खबर की ओर। नवाबों के शहर लखनऊ में पहली बार 2 परंपरागत प्रतिद्वंदी फुटबॉल टीमों मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के बीच जोरदार मुकाबले का गवाह बनेगा। यह मुकाबला आगामी 2 सितंबर को राजधानी के KD सिंह बाबू स्टेडियम में खेला जाएगा। मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के बीच 2 सितंबर को होने वाले इस मुकाबले की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। यह मैच सफेद रोशनी में खेला जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मुकाबला देखने जाएंगे। लखनऊ में पहली बार देश की 2 बड़ी फुटबॉल टीमों के बीच मुकाबला खेला जाएगा और इसमें 10,000 दर्शकों के जुटने की संभावना है। मुकाबले की तैयारियों के तहत स्टेडियम में हाल ही में लगी फ्लड लाइट का परीक्षण का काम शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा खिलाड़ियों के लिए ड्रेसिंग रूम और अन्य सुविधाओं का प्रबंध भी किया जा रहा है। चलते अगली खबर की ओर। दुधवा टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए इस बार शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। सभी तरह की पर्यटन गतिविधियों का शुल्क पिछले वर्ष के बराबर ही रहेगा। दुधवा टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन की बुधवार को हुई बैठक में 10% शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन फाउंडेशन के सदस्यों की आपत्ति के बाद इसे निरस्त कर दिया गया है। बताया गया कि फाउंडेशन के पास 415.60 लाख रुपए उपलब्ध हैं। वर्तमान वित्तीय सत्र 2024-25 के लिए 265.80 लाख रुपए के खर्चे को हरी झंडी दी गई। प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी के जरिए विकास का मार्ग प्रशस्त करने में जुटी यूपी सरकार जल्द ही यूपी के 5 मंडलों को नए रिंग रोड और बाईपास देने की तैयारी में जुट गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से प्रस्ताव दिया है।
वर्तमान में गोरखपुर और कानपुर मंडल में रिंग रोड का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा आगरा, चित्रकूट, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी में रिंग रोड के कुछ हिस्सों का कार्य पूरा हो चुका है और नए फेज पर कार्य चल रहा है। बस्ती मंडल में रिंग रोड के कार्य को मंजूरी मिल चुकी है। वहीं अयोध्या मंडल के रिंग रोड को कैबिनेट से हरी झंडी मिल चुकी है। इसके अलावा बरेली मंडल में रिंग रोड के लिए डीपीआर का कार्य हो चुका है, जबकि आजमगढ़ और मुरादाबाद मंडल में रिंग रोड के उत्तरी पार्ट का कार्य चल रहा है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के सामने आने के बाद देश में अडानी ग्रुप को लेकर संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी गठित करने की मांग को लेकर कांग्रेस जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रही है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता हजरतगंज स्थित परिवर्तन निदेशालय का घेराव करने निकले। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में केंद्र सरकार के रुख और अडानी के भ्रष्टाचार को लेकर जबरदस्त रोष देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ता जैसे ही मुख्यालय से निकले, पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग कर रोकने की कोशिश की, लेकिन सैकड़ों की संख्या में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए लाल बत्ती चौराहे की तरफ निकल गए। इस दौरान पुलिसकर्मी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर झड़प और धक्का मुक्की हुई। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी कार्यकर्ता राजभवन गेट पर धरने पर बैठ गए। और अब बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। लखनऊ मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के लिए सरकार को 5081 करोड़ रुपए की बजट की आवश्यकता होगी। इसमें 1200 करोड़ केंद्र सरकार और 1200 करोड़ राज्य सरकार और बाकी ऋण लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश आवास विभाग इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करके केंद्र को भेज रहा है। जल्द ही चारबाग से बसंत कुंज तक मेट्रो लूप का निर्माण शुरू किया जाएगा और बहुत जल्दी केंद्र सरकार के इन्वेस्टमेंट बोर्ड से परियोजना को हरी झंडी मिल जाएगी। कुल 5081 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है। इसमें 25% केंद्र और राज्य का अंशदान होगा, जबकि 50% विदेशी ऋण के माध्यम से मेट्रो का निर्माण किया जाएगा। और इस कॉरिडोर में कुल स्टेशनों की संख्या 12 होगी। इसमें 7 भूमिगत और 5 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ अन्य जरूरी खबरों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और करते रहिए बातें यूपी की।